So, hello bachcho party, welcome back to STBZ and this is Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati, a alumni of Aligarh Muslim University and director at STBZ. First of all, आप सभी लोगों का एएमयू कैप्सूल सीरीज में स्वागत है। जिन लोगों ने भी एएमयू कैप्सूल बुक खरीद लिया है उनके लिए एएमयू कैप्सूल कोर्स फ्री में है। जिन लोगों ने नहीं खरीदा है आप YouTube से हमारे वीडियोस देख सकते हैं। हमने नीचे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। जो चैप्टर आपको देखना हो आप वहां से बहुत सारे चैप्टर्स हमने डाल रखे हैं। लेकिन अगर आपको कंप्लीट चाहिए कि भैया कंप्लीट लेक्चर भी मिल जाए और एक किताब भी मिल जाए तो आपको किताब खरीदनी पड़ेगी। अगर आप किताब खरीदते हो एक किताब आप हमारे ऐप से या फिर हमारे आप वेबसाइट से खरीद सकते हो। और अगर आप ये बुक खरीदते हो, देखो मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं। जो बुक मार्केट में जितने पैसे में मिल रही है सेम उसी पैसे में लगभग अप्रॉक्स उसी के कॉस्ट में हम आपको किताब दे रहे हैं। और किताब के साथ साथ देखो, बाहर से आप खरीदोगे कोई भी किताब तो सिर्फ किताब देके आपको छोड़ देंगे, पर हम आपको छोड़ने नहीं वाले हैं। हम आपको किताब के साथ साथ एक कोर्स भी फ्री देंगे जिसमें पिछले 14 साल के क्वेश्चंस का डिटेल वीडियो सॉल्यूशन होगा। चैप्टर वाइज हम यहां पर वेटेज एनालिसिस करेंगे, किस तरीके से एमयू फोड़ना है, प्रॉपर गाइडेंस वाली वीडियोस प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ 5 फुल मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। और जो हमने वीडियो सॉल्यूशन किया है ना, मतलब बहुत मेहनत से किया है और लगभग 70-80 घंटे से ज्यादा का वीडियो सॉल्यूशन है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स मिला के। और अगर आप कहीं पे भी फंसते हो तो आप हमारी वीडियो खोलो और वहां से सिंपल पढ़ लो। कुछ कुछ चैप्टर्स के तो मैंने पूरी थियरी ही दे दी है जो यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल थे। तो अगर आप एएमयू बहुत कम टाइम में फोड़ना चाहते हो तो मैं बोलूंगा आप एक किताब, इस किताब को आप जरूर लगाना। अगर कम टाइम में अगर बहुत सॉलिड प्रिपरेशन चाहिए तो एएमयू कैप्सूल इज द मैंडेटरी बुक फॉर यू। तो आप इस किताब को मत छोड़ना। ओके बच्चा पार्टी, देखो तो इस किताब में ना बहुत ही यूनिक फीचर है। ये तो हम 14 ईयर का देंगे ही देंगे, वीडियो सॉल्यूशन भी देंगे, रिटन सॉल्यूशन भी देंगे, स्ट्रेटजी वीडियो भी देंगे और आपको वेटेज चैप्टर वाइज वेटेज एनालिसिस भी देंगे। और महीने में लगभग 1 से 2 मेरी लाइव क्लास होगी आपके गाइडेंस के लिए, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं कि किस तरीके से अगर आपके मन में कभी डाउट आए कि भैया हम कैसे पढ़ेंगे कि हमारा एएमयू में सिलेक्शन हो जाए, एएमयू में कट ऑफ किया जाता है। इसके लिए एक महीने में 1 से 2 मेरी लाइव क्लास होगी जिसमें आप आके मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। मुझसे अपने प्रॉब्लम्स को डायरेक्ट फेस टू फेस पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल सपोर्ट यू। ओके बच्चा पार्टी, तो चलो हम लोग आज के सीरीज में शुरू करते हैं आज के अपने चैप्टर को। तो इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में, सबसे पहले तो आपको स्टैंडर्ड लिमिट्स पता होना चाहिए। जितने फॉर्म्स हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 1 पावर इन्फिनिटी, इनको सॉल्व करने का एक जो प्रॉपर रास्ता होता है वो आपको पता रहना चाहिए। स्टैंडर्ड वे सॉल्व करने का जो रहता है हर एक केस में, वो पहले आप सिंपल क्वेश्चंस लेके उनको प्रैक्टिस कर लो। फिर कंटिन्यूटी पे बात आती है, तो कंटिन्यूटी पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का जो वैल्यू है उस पॉइंट पे वो सेम होना चाहिए। ये बेसिक डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। और डिफरेंशियबिलिटी में जो ग्राफिकल अप्रोच होता है कि कॉर्नर पॉइंट बन गया कहीं पे तो डिफरेंशियबल नहीं होगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो अगर आप उसको रिवाइज कर लेते हो तो लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस डूएबल। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे कि फंक्शन दिया हुआ है एक्स पे पावर एम साइन 1/x जब एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है और फंक्शन की वैल्यू जीरो है जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी। ये कंटिन्यूअस कब होगा उसके लिए कंडीशन दे रखा है कि एक्स के ऊपर वो पावर किस रेंज में बिलोंग करना चाहिए। सपोज अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन से डर रहे हो कि पावर में एम है कैसे निकालें, तो आप एम की जगह पे पहले 1 लेकर के चलो। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा कि आप देखो बी, सी और डी तीनों में 1 अलाउड नहीं है। यहाँ पे बी ऑप्शन में -इन्फिनिटी से जीरो ही रुक गया है। फिर सी ऑप्शन में है भी 1 तो ओपन इंटरवल है, डी में भी 1 तक जाके रुक गया है और ओपन इंटरवल मतलब 1 इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर आप चेक करते हो तो 1 पे पता चल जाएगा कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो उससे भी आपको ऑप्शन में हेल्प मिल सकता है। तो सबसे पहले एलएचएल निकालने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस, जीरो पे जब आप चेक करोगे तो जीरो माइनस, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एच टेंडिंग टू जीरो और जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे जीरो माइनस एच करेंगे, यानी एक्स की जगह माइनस एच पे पावर एम आ गया और यहाँ आ जाएगा साइन -1/h। अब साइन की वैल्यू ये कुछ ना कुछ -1 to 1 रेंज करेगी, -1 to +1, जैसे ही h टेंडिंग टू जीरो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमने पावर अभी अभी चेंज करके जो पावर में m था उसकी जगह पे जो हमने 1 एज्यूम किया है उसकी वजह से अब तो सिर्फ ये h बचेगा।
और h का वैल्यू तो ज़ीरो ही होगा, जैसे ही आप टेंड कराओगे ज़ीरो, तो ज़ीरो इंटू -1 टू +1 वैल्यू, वो तो ओवरऑल ज़ीरो ही दे गया। और अगर आप राइट हैंड लिमिट भी चेक करो तो वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ आएगा कि लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो, इस बार 0 प्लस h लिखना पड़ेगा राइट हैंड लिमिट के लिए। तो यहाँ पे 0 प्लस h पावर में तो 1 हो चुका है क्योंकि हम 1 लेकर के सॉल्व कर रहे हैं फिलहाल, और साइन के अंदर भी 1/0 प्लस h यानी 1/h। अब ये टर्म -1 to 1 होगा अगेन, और फिर से h की वैल्यू 0 रखने पे ये 0 इंटू कोई एक वैल्यू -1 to +1 आप ले लो, तो ये भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू 0 पे तीनों ही सेम है और तीनों ही 0 है, तो फंक्शन डेफिनेटली कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस कब आया? कंटिन्यूअस व्हेन m इज इक्वल टू 1। तो हमने क्या पाया कि इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 व्हेन m इज इक्वल टू 1। लेकिन b, c और d में तो 1 इंक्लूडेड ही नहीं है, इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा जिसमें 1 आप ले सकते हो, 0 से इनफाइनाइट हुए, है ना, उसमें 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2 है यहाँ पे, इफ 3 टाइम्स a प्लस 2c इज इक्वल टू 4 टाइम्स b प्लस 3d देन द इक्वेशन ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 विल हैव। तो ये मान लेते हैं कि अपना एक फंक्शन गिवन है fx, है ना, ये जो क्यूबिक इक्वेशन है ये अपना fx मान लेते हैं, और g ऑफ x मान लेते हैं कि इसका इंटीग्रेशन है। ठीक है, जैसे ही इसका आप इंटीग्रेशन करोगे ये आ जाएगा ax पावर 4/4 प्लस bx³ 3 प्लस cx² 2 प्लस dx, और प्लस कुछ कांस्टेंट भी आ जाएगा, उसको मान लेते हैं e। अब जैसे ही gx फंक्शन में आप 0 पुट करोगे सब कुछ 0 हो जाएगा, e बचेगा, और g वाले में ही अगर आप -1 रखोगे तो बनेगा a/4 माइनस b/3 प्लस c/2 माइनस d, और प्लस e बचेगा इधर। अब एक काम करते हैं, a प्लस 2c/4 एक साथ लिख लेते हैं, और माइनस कॉमन लेकर के b प्लस 3d डिवाइडेड बाई 3 ये एक साथ लिख लेते हैं, और प्लस e इधर लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्लियर कट दिया हुआ है कि जैसे ही आप 12 लेकर के और एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 3a प्लस 2c माइनस 4b प्लस 3d, और ये ऊपर वाले टर्म्स तो सेम है, ये जो 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 2c माइनस 4 टाइम्स ऑफ b प्लस 3d है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी सबको 0 होके यहाँ भी e आ जाएगा, यानी g 0 पे भी e का वैल्यू आ गया और -1 पे भी आ गया। इसका मतलब ये कि इस इंटरवल में एक तरीके से हर जगह पे फंक्शन क्या है, gx फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो gx इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, और अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि g' ऑफ x जो कि हमें फंक्शन देता है, जिसके बारे में क्वेश्चन था एक्चुअली, ये जो क्यूबिक इक्वेशन था, तो इसके पास एटलीस्ट 1 रूट होगा, हैव एटलीस्ट 1 रूट इन -1, 0। तो एटलीस्ट एक रूट तो यहाँ पे हो गया, ये मीन वैल्यू थ्योरम से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे कि फंक्शन f(x) इज इक्वल टू e पावर 1/x माइनस 1/e पावर 1/x प्लस 1 जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 दी है, और 0 जब x की वैल्यू 0 दी है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस वगैरह चेक करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना ही पड़ेगा। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहाँ पे x है वहाँ पे 0 माइनस h करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो x की जगह पे 0 माइनस h करते ही ये बन जाएगा e के ऊपर -1/h माइनस 1, और नीचे भी बन जाएगा e पे ऊपर -1/h प्लस 1। अब यहाँ पे फर्दर अगर आप देखो तो h टेंडिंग टू 0 है, जिसकी वजह से e के ऊपर माइनस इनफाइनाइट बनेगा, e पावर माइनस इनफाइनाइट -1/e पावर माइनस इनफाइनाइट प्लस 1 बोल सकते हैं। e पावर माइनस इनफाइनाइट का वैल्यू 0 होता है, तो ये -1 अपने पास +1 बचेगा। ओवरऑल आप बोल सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई -1। अब जरा राइट हैंड लिमिट पे चलते हैं, तो राइट हैंड लिमिट के केस में ये अप्लाई होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, e के ऊपर 1/h माइनस 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर 1/h प्लस 1, और यहाँ पे भी e पावर इन्फिनिटी हो जाएगा अगर आप डायरेक्ट h की वैल्यू 0 यहाँ पे टेंड करा देते हो तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, बेहतर ये होता है कि e पावर 1/h कॉमन ले लें, तो ये 1 माइनस 1/e पावर 1/h बन जाएगा,
और बाहर नीचे से भी आप कॉमन ले लें तो e पावर 1/h 1 + 1/e पावर h बन जाएगा। ये इधर कैंसिल हो गया और 1/∞ हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 पे, जो कि इधर वाले पार्ट 0 हो जाएंगे। तो 1/1 सिर्फ बचेगा, जो कि राइट हैंड लिमिट 1 आ गया। तो क्लियर कट LHL नॉट इक्वल टू RHL है, तो ये कंटिन्यूस ही नहीं है। और कंटिन्यूस नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल होने का भी सवाल नहीं उठता है इसमें। तो सीधे सीधे बोल सकते हैं कि नाइदर कंटिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट cos x/2 cos x/2 होल स्क्वायर cos x/2 क्यूब, ऐसे करते करते cos x/2 पावर n तक जा रहा है। तो ये जो पैटर्न है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ट्रिग्नोमेट्री का स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इसकी वैल्यू होती है sin x डिवाइडेड बाई 2 पावर n और sin x डिवाइडेड बाई 2 पावर n। इस तरीके से हम उसको अरेंज कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का ये डायरेक्ट रिजल्ट है जो आपको याद रहना चाहिए अगर आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को बहुत ही क्विकली सॉल्व करना है तो इसके ऊपर यहाँ पे लिमिट ये n टेंडिंग टू इनफाइनाइट रहना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि आंसर आपका देखो x में है तो डेफिनेटली x की जगह पे कुछ नहीं पुट कर रहे हैं, n की जगह पे इनफाइनाइट हम लोग को रखना है एट द एंड अरेंज करने पे। तो अब यहाँ पे sin x/2 पावर n sin x/2 पावर n इस तरीके से बन गया। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले sin x को सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पे n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पहले लिख लेते हैं, sin x/x लिख देता हूँ और जो डिनोमिनेटर में है एक ऊपर भी x मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे 2 पावर n एज इट इज रहने देता हूँ। ये बन गया sin 2 पावर -n x और जानबूझ के मैं 2 पावर -n x से डिवाइड भी कर देता हूँ, मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा अब आप ऑब्जर्व करो, ये 2 पावर n और 2 पावर -n ये तो गायब ही हो गए। और जैसे ही आप n टेंडिंग टू इनफाइनाइट रखोगे, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट होने से 2 के ऊपर -∞ होता है 0, तो साइन के सामने वाला टर्म जो है वो भी 0 हो जाएगा, नीचे वाला भी 0 होगा। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट को एक तरीके से फॉलो करने लगेगा, जहाँ पे हम बोलते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x/x की वैल्यू 1, वहाँ पे भी तो साइन के सामने वाला जो टर्म है वो और डिनोमिनेटर दोनों 0 की तरफ जा रहे होते हैं, तो वो पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो हो गया। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है आप ऑब्जर्व करो, ये तो 1 हो गया, दिस इंटायर पोर्शन इज बेसिकली 1। और एक यहाँ पे साइड में x बच गया था, ये ऊपर वाले x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ ओवरऑल क्या बचेगा, sin x/x, क्योंकि अब n टेंडिंग टू इनफाइनाइट रखने के लिए कोई n वाला टर्म बचा नहीं था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट fx इज इक्वल टू tan π/4 - x by cot 2x, the value assigned to function at π/4 so that it is continuous everywhere। तो कंटिन्यूस होने के लिए फंक्शन का जो लिमिट वैल्यू है एक्सटेंडिंग टू π/4 पे, वो फंक्शन के वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे लिमिट हम लोग अप्लाई करते हैं पहले, tan π/4 माइनस x डिवाइडेड बाई cot 2x। अगर आप ध्यान से देखो तो π/4 रखने पे 0 ऊपर भी बनेगा और नीचे भी बनेगा, क्योंकि tan 0 0 होता है और cot 90 भी 0 होता है, यानी कि LH रूल आप अप्लाई कर सकते हो, एल हॉस्पिटल्स रूल। तो यहाँ पे tan का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर π/4 माइनस x, और नीचे जो cot 2x है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर, cot का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर। तो यहाँ पे 2x हो जाएगा और 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा। और अब हम लोग ये लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे π/4 वैल्यू, π/4 करते ही सीकेंट स्क्वायर ऊपर 0 हो जाएगा और सीकेंट स्क्वायर 0 का वैल्यू 1 होता है, और नीचे हो जाएगा माइनस वो सीकेंट स्क्वायर 90 डिग्री, और वो साइड में 2 है तो वो रहेगा ही, तो ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे यहाँ पे 2 बन जाएगा, और कोसेक स्क्वायर 90 तो 1 ही होता है, तो एक माइनस साइन यहाँ पे बचा रह गया। तो अगर आप ऑप्शन देखो तो ऐसे मैच नहीं करेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक चीज छूट गया, कहाँ पे, जब आप tan का डिफरेंशिएशन करते हो तो सीकेंट स्क्वायर होगा, लेकिन tan के बाद π/4 माइनस x का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो उसकी वजह से यहाँ एक -1 आता न्यूमरेटर में, तो एक -1 भी आता। तो सीकेंट स्क्वायर 0 तो 1 था, बट ये -1 भी साथ में था, उसके वजह से भी एक माइनस आएगा, तो वो ओवरऑल आपको आंसर देगा 1/। क्वेश्चन नंबर 6 है, फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x sin 1/x when x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 when x इक्वल टू 0, और डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी हमें चेक करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू चारों ऑप्शन में से डिसाइड करने के लिए। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करें कंटिन्यूटी के लिए, तो वो होगा लिमिट
सिंस जीरो पे चेक कर रहे हैं हम डायरेक्ट एच टेंडिंग टू जीरो लिखेंगे और जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ माइनस एच हो जाएगा क्योंकि जीरो माइनस एच कर रहे हैं। तो यहाँ भी साइन -1/h हो जाएगा। अब ये जो साइन वाला पोर्शन है ये तो आप h टेंडिंग टू जीरो करो तो कुछ ना कुछ वैल्यू लेगा ही -1 2 +1, लेकिन जैसे ही उसके बगल में आप देखो -h है तो वो तो टेंडिंग टू जीरो होने पे जीरो हो ही जाएगा, तो जीरो इंटू एनी वैल्यू फ्रॉम -1 to 1 जीरो ही देगा। वहीं पे अगर आप राइट हैंड लिमिट अप्लाई करोगे तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो होगा और यहाँ पे जीरो प्लस h होने की वजह से सिर्फ h आएगा और यहाँ पे साइन 1/h आएगा। तो इस केस में भी ये साइन वाला जो पोर्शन है ये तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा -1 से +1 तक, है ना। ये अभी भी ये वैल्यू दे रहा होगा -1 to +1, बट h साथ में है उसके वजह से जीरो हो गया और फंक्शन का खुद का वैल्यू भी जीरो है जब x का वैल्यू जीरो है। तो इसका मतलब LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, देयरफॉर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। कंटिन्यूअस तो हो गया, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो, तो ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो गया और ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो गया। इसमें ये बोला जा रहा है कि कंटिन्यूअस नहीं है। अब बच गया ऑप्शन ए और ऑप्शन सी कि क्या ये सिर्फ कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल भी है साथ में। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उसके लिए देखते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच और फिर हो जाएगा माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाता है माइनस एच। तो जैसे ही वैल्यू रखेंगे ये हो जाएगा माइनस एच साइन -1/h और जीरो पे तो फंक्शन का वैल्यू जीरो था डिवाइडेड बाई -h। तो यहाँ पे -h कैंसिल हो जाएगा और जो वैल्यू आएगा साइन -1/h का वो कुछ फ्लक्चुएटिंग वैल्यू आएगा -1 to +1। तो यहीं पे आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ही स्थिर नहीं है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव आगे चेक करने की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल तभी कर पाओगे जब एक फाइनाइट वैल्यू आता है। यहाँ तो एक फ्लक्चुएटिंग वैल्यू आ रहा है, बट अगर आप फिर भी कैलकुलेट करना चाहो तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो ये होता है f ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई h। तो यहाँ भी वही हालत बनेगी कि लिमिट h टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा h साइन 1/h माइनस जीरो डिवाइडेड बाई h। h से h कैंसिल हो गया, अगेन साइन 1/h का जो वैल्यू आएगा वो -1 to +1 फ्लक्चुएटिंग वैल्यू आएगा। तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये नहीं बोल सकते कि LHD इज इक्वल टू RHD। तो डेफिनेटली यहाँ पे कंटिन्यूअस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू log 1 प्लस ए एक्स माइनस log 1 माइनस बी एक्स बाई एक्स इफ x इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड k व्हेन x इज इक्वल टू जीरो। ये कंटिन्यूअस है x इक्वल टू जीरो पे, तब k की वैल्यू बताइए। तो कंटिन्यूअस होने के लिए जो एफ ऑफ जीरो पे फंक्शन की वैल्यू है यानी कि के, उसको फंक्शन की लिमिट वैल्यू के भी इक्वल होना पड़ेगा एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स पे। यानी कि लिमिट वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो लॉग 1 प्लस ए एक्स माइनस लॉग 1 माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो यहाँ पे आप ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर लें क्योंकि ऊपर भी जीरो नीचे बाई जीरो का फॉर्मेट आ रहा है, तो एल हॉस्पिटल्स रूल लगा सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस ए एक्स लॉग का डिफ्रेंशिएशन फिर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए हो गया माइनस यहाँ हो जाएगा 1 माइनस बी एक्स लॉग का डिफ्रेंशिएशन फिर माइनस बी बचेगा 1 माइनस बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे एक बी टर्म आ जाएगा और नीचे डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो चुका है। अब इसमें आप एक्सटेंडिंग टू जीरो यानी एक्स का वैल्यू रख दो। जैसे ही आप इसमें एक्स का वैल्यू जीरो रखोगे ये हो जाएगा a/1 यानी कि a और प्लस b/1 यानी कि b। तो आंसर विल बी a प्लस b यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द फंक्शन cos x पे पावर 1/x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो देन वैल्यू ऑफ k। कंटिन्यूअस होने के लिए जो फंक्शन का वैल्यू है जीरो पे, अगेन k दिया हुआ है और ये लिमिट के भी वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। तो लिमिट लगाएंगे इसके ऊपर एक्सटेंडिंग टू जीरो cos x के ऊपर 1/x पावर, ठीक है। अब ये बन गया 1 पे पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट, यानी कि लिमिट इस तरीके की सॉल्व करने के लिए हमें पूरा का पूरा लिमिट ई के ऊपर रखना पड़ता है और जो भी cos x फंक्शन है उसमें से -1 करना पड़ता है ना। जिसके ऊपर भी पावर रहता है वो टर्म में से -1 करके
इनटू करते हैं जो भी पावर रहता है वो, यानी कि ये ओवरऑल क्या बन गया, ई के ऊपर पूरा लिमिट अब हमें सॉल्व करना है एक्सटेंडिंग टू जीरो। कॉस एक्स माइनस वन, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये वन माइनस कॉस एक्स बाई एक्स हो जाएगा। और ये बहुत ही क्लियर पैटर्न है, ये 1/2 इसका आंसर आ जाता है। अगर आपको सॉल्व करना है तो भी कर सकते हो भाई, विच रूल, बाई अप्लाइंग एल एच रूल, जिसमें ऊपर भी जीरो और नीचे भी जीरो बनता है। तो एक्स जीरो रखते से ही वन माइनस कॉस जीरो, वन माइनस वन हो जाएगा और नीचे भी जीरो। इसका मतलब अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता भी तो कुछ इस तरीके से आता कि ई के ऊपर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, माइनस तो एज इट इज रह जाता, वन का जीरो हो गया, और कॉस का माइनस साइन होने की वजह से जीरो प्लस साइन एक्स हो जाता, लेकिन नीचे एक्स का डिफ्रेंशिएशन तब तक वन हो जाता। तो यानी कि ई के ऊपर साइन जीरो आ जाता, यानी कि ई के ऊपर बेसिकली जीरो ही बचता, जिसका आंसर हो जाता वन। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट फंक्शन बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन इफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट एनी पॉइंट ऑलवेज लाइज बिलो द कर्व देन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि टेंजेंट अगर किसी फंक्शन पे ड्रॉ किया जाए तो वो उस कर्व के नीचे ही रहना चाहिए, लाइज बिलो द कर्व। तो यहाँ पे अगर सपोज आप फर्स्ट ऑप्शन चेक करना चाहते हो तो एफ डबल डैश जो कि कॉन्केविटी को शो करता है वो लेस देन जीरो है, तो मतलब ग्राफ का कॉन्केव नेचर डाउनवर्ड होगा। उस केस में अगर आप कोई पॉइंट सिलेक्ट करते भी हो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए, सपोज ये ए कॉमा बी है, तो आप देख लो कि ये कर्व के ऊपर हो गया, टेंजेंट डज नॉट लाई बिलो द कर्व, ये तो ऊपर हो गया, अबव द कर्व हो गया। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेटेड है। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब सी ऑप्शन है, उसको अगर आपको चेक करना है तो अगर आपने ऊपर की तरफ एक कर्व बनाया और यहाँ पे सपोज टेंजेंट ड्रॉ किया ये ए कॉमा बी, तो अब जा करके टेंजेंट जो है बिलो द कर्व है। और जाहिर सी बात है अगर आप देखो तो न सिर्फ एफ डबल डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव है, इसमें एफ डैश ऑफ एक्स भी ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि ये इतने पोर्शन में इंक्रीजिंग फंक्शन ही है। एफ डैश ऑफ एक्स क्या शो करता है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब जैसे जैसे आप एक्स बढ़ाते जाओगे एफ डैश ऑफ एक्स बढ़ता जाएगा। तो आप क्लियरली देख सकते हो इधर का टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव है, फिर सडनली यहाँ पे पॉजिटिव होता हुआ स्लोप नजर आ रहा है। ठीक है, तो आगे आप जाओगे तो और ज्यादा पॉजिटिव होता जाएगा। तो इस तरीके से करेक्ट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 10 में एक फंक्शन गिवन है जिसके कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर ऑप्शंस फ्रेम्ड हैं। तो इसको सॉल्व करने का आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी अगर एग्जाम में चेक करना पड़े तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने का एक सिंपल टेक्निक है कि आप एक बेसिक रूल याद रखो कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए एक्स पावर अल्फा साइन वन बाई एक्स हो, या फिर एक्स पावर अल्फा कॉस वन बाई एक्स हो, है ना। दोनों ही केस में अगर एट एक्स इक्वल टू जीरो की बात की जाए तो आप एक रूल याद रख लो कि अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन और जीरो के इक्वल तक होती है तो फंक्शन ना तो कंटिन्यूअस होगा ना ही डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अगर अल्फा की वैल्यू जीरो से बड़ी है और अल्फा की वैल्यू वन से छोटी है या वन के इक्वल है तो कंटिन्यूअस होगा बट अभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और अगर अल्फा की वैल्यू वन से ज्यादा निकल जाती है तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होगी। तो यहाँ पे अल्फा की बात क्वेश्चन में पी से डिनोट किया गया है। तो इसका मतलब अगर आप ये रूल अप्लाई करो तो सीधे सीधे आप क्या बोल सकते हो कि भाई कंटिन्यूअस तो तब होगा जब जीरो से अल्फा की वैल्यू या पी की वैल्यू बड़ी होगी, है ना। तो हम बोल सकते हैं फॉर कंटिन्यूअस पी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो तो 100% होना चाहिए। एंड फॉर डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल तो तब होगा जब वन से ज्यादा होगा, और डिफरेंशिएबल ग्रेटर देन वन होना चाहिए, ये तय बात है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में एक लिमिट की वैल्यू बीटा दी गई है और बोला ये गया है कि इफ लिमिट एग्जिस्ट देन 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। पता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ई पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू होता है वन। तो अगर इस स्टैंडर्ड लिमिट का यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे तो आप साफ साफ देख सकते हो कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो और वहां पे अल्फा एक्स को एज इट इज अनडिस्टर्ब रखते हैं और ई पावर फोर एक्स माइनस वन को फोर एक्स से जानबूझ के डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। सेम काम यहाँ पे डिनोमिनेटर में अल्फा एक्स है, उसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई है ई पावर फोर एक्स माइनस वन, तो उसमें डिवाइड लगा देते हैं फोर एक्स का और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं फोर एक्स का। ये वैल्यू बीटा आना चाहिए। अब अगर आप ऑब्जर्व करो प्रॉपरली तो ये जो वैल्यू है
ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ई पावर 4x माइनस 1/4x, ये वैल्यू हो जाएगा 1 एज पर दिस स्टैंडर्ड लिमिट। उसके जस्ट नीचे जो वैल्यू है वो भी कितना हो गया, वो भी ओवरऑल 1 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, अल्फा माइनस 4x न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में बचेगा अल्फा एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू बीटा आनी चाहिए अगर एग्जिस्ट करता है तो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे। तो अब अगर हम लोग देखें तो ये बन चुका है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अल्फा माइनस 4 डिवाइडेड बाई अल्फा एक्स इक्वल टू बीटा। तो एक ही तरीका है फिलहाल इसको सॉल्व करने का। इन केस अगर अल्फा माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0 हुआ तब तो सम नंबर बाई 0 हो जाएगा अनडिफाइंड। इसलिए एक ही तरीका है कि आप अल्फा माइनस 4 को 0 करो, जहां से अल्फा की वैल्यू भी मिल गई 4, और ऐसा करने से 0/0 फॉर्म आ गया। ऐसा करने से 0/0 फॉर्म आ गया, और इसका मतलब अब ये क्वेश्चन सॉल्वेबल है। तो अब ये अल्फा की जो वैल्यू आई है ये हम लोग स्टार्टिंग में जाकर के यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ई पावर 4x का एक्सपेंशन मैंने कर लिया है, ई पावर x के एक्सपेंशन वाले फॉर्मूले से, 1 प्लस 4x/1 फैक्टोरियल प्लस 4x का स्क्वायर हो जाएगा 16x² बाई 2 फैक्टोरियल, और ये मैंने वैल्यू यहाँ पे बेसिकली यूज कर दिया है। अब ई पावर 4x-1 जो लिमिट वाले क्वेश्चन में था उसकी जगह पे ये 4x प्लस 8x² ऐसे करके चलेगा, नीचे भी वैसे ही रख दिया है मैंने वैल्यू। अब अगर आप देखो तो 4x-4x ऊपर कट जाएगा। अब 8x² है ऊपर, और बहुत सारे टर्म्स आते जाएंगे, वैसे ही नीचे 4x जैसे ही आप ब्रैकेट से कॉमन लोगे वो 16x² आएगा, लेकिन ऊपर से 8x² और नीचे से 16x², x² तो कैंसिल हो गया, सिर्फ ये बचेगा। और बाकी जो डॉट 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 लिखा है मैंने वो हाइयर पावर्स ऑफ x है, वहां पे तो जीरो रखने पे सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। तो जो बीटा की वैल्यू वो -1/2 आ गई, वैल्यू रख देंगे अल्फा प्लस बीटा की, तो यहाँ पे आंसर अपना 7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएट एट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, गिवन फंक्शन है एफ एक्स बराबर x² - 4 है, और जो मॉड के अंदर लिखा है अगर उसको फैक्टराइज करें तो वो कुछ और नहीं x-2 और x-3 है, और इसी तरीके से यहाँ पे प्लस के बाद साइन मॉडुलस ऑफ x लिखा हुआ है। तो ये गिवन फंक्शन है। अब इसके डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें अगर, तो आप देखो यहाँ पे x² - 4 भी कुछ और नहीं x-2 इंटू x+2 है। तो मॉड तो इसमें भी है, फर्स्ट टर्म में भी मॉड है, लेकिन यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना सा है कि जो मॉड के अंदर जो टर्म है x-2, वही बाहर भी टर्म वाले मॉड के लिए बात की जाए 2 और 3 के बीच में, तो ये साइन स्कीम से इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस होगा। 0 पे अगर हम लोग बात करें डिफरेंशियबिलिटी की, तो LHT का वैल्यू क्या होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। तो अगर x=0 पे LHT की बात करेंगे तो पहले फंक्शन को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो ये x-2 x+2, और ये मॉड भी हट के x-2 x+3 ही होगा, है ना, और यहाँ पे बन जाएगा साइन ऑफ -x। ठीक है, लेकिन जब आप RHD के हिसाब से कैलकुलेशन करने जाओगे राइट हैंड डेरिवेटिव में, तो उसमें जो फंक्शन होगा उसमें 0 के जस्ट राइट में आप जाके देखोगे तो 0 के राइट में भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, वहां पे भी पॉजिटिव ही आपको मिलेगा, ये पहला वाला जो मॉडुलस है पूरा का पूरा, तो वो तो एज इट इज रहेगा x-2 x+2 x-2 x-3, बट इस बार ये साइन ऑफ x हो जाएगा। और अब आप इसके डेरिवेटिव को अगर करते हो f'(x), तो दोनों केस में आप देख लो f'(x) लिखते समय ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये तो बिल्कुल भी अलग नहीं होगा, ये तो सेम टू सेम है। फर्क कहाँ पे आएगा, यहाँ पे बन चुका होगा माइनस कॉस एक्स, वो माइनस की वजह से, और इधर बन चुका होगा कॉस एक्स। ठीक है, अब ये माइनस कॉस एक्स पे जैसे ही आप x0 अप्लाई करोगे, ये कुछ वैल्यू यहाँ पे आएगा, उसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है आपको। तो दैट बॉक्स माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1 हो चुका होगा, जबकि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो भी आंसर आएगा वो बॉक्स +1 आ जाएगा, है ना। तो अब चाहे वो कोई भी वैल्यू हो, एक जगह -1 एक जगह +1 हो रहा है, तो इसका मतलब ये नॉट डिफरेंशिएबल हो गया एट x=0, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 मॉडुलस ऑफ x के ऊपर साइन x है, दैट इज इक्वल टू l, तो l की वैल्यू बतानी है। तो इस केस में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कोई भी एक लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट, क्योंकि l का आंसर तो ऑप्शंस में दिख ही रहा है। तो आप इसको बोल सकते हो कि एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस
यहाँ पे हो चुका रहेगा जो फंक्शन की वैल्यू है 0 प्लस एफ एक्स, अगर मैं अप्लाई करूँ तो डायरेक्टली उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, और मॉड में आ जाएगा 0 प्लस एच, और ऊपर आ जाएगा साइन 0 प्लस एच, यानी मॉडुलस ऑफ h के ऊपर साइन h पावर में आ गया। अब इसकी वैल्यू l के इक्वल आनी चाहिए, तो कैसे ये सॉल्व होगा, लिमिट अभी भी यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 है, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने से क्या होगा कि साइन h यहाँ पे आ जाएगा एंड मॉडुलस ऑफ h लॉग के सामने रिमेनिंग रहेगा। राइट साइड में अपने पास लॉग l आ चुका होगा, और यहाँ पे अभी भी लिमिट चल रहा होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब हमें पता है कि कुछ मैनिपुलेशन करके यहाँ पे आंसर निकाला जा सकता है, तो यहाँ पे h डिवाइड और मल्टीप्लाई लगा दे, तो ये वाला आंसर तो मिला करके पूरा का पूरा 1 हो गया। अब बच क्या गया, h इंटू लॉग ऑफ मॉड h। h तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही होती है, तो उसके सामने मॉड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये बच गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 h log h, जिसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 log h डिवाइडेड बाई 1 बाई h लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन कर देंगे, ये बन जाएगा माइनस, माइनस नहीं सिर्फ 1 बाई एच डिफरेंशिएशन होता है log h का, और 1 बाई एच का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाई एच स्क्वायर का। तो इसमें एच स्क्वायर सबसे ऊपर चला जाएगा, तो कैंसिल होने के बाद माइनस एच बचेगा, जिसके ऊपर आप जैसे ही लिमिट एच टेंडिंग टू 0 रखोगे वो आ जाएगा 0, मतलब जो log l की वैल्यू है वो आ गई 0। इसका मतलब l की वैल्यू क्या हो गई, e पावर 0, क्योंकि इस log का बेस e था, और वो आ गया 1, तो 13 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, फंक्शन x माइनस मॉड ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे x की वैल्यू -1 से 1 हो सकती है, इज कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल। यहाँ पे अलग अलग तरीके से इंटरवल दिया हुआ है, तो इसमें अगर बात की जाए तो फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर डिफरेंशियबिलिटी की बात होती तो उसमें मॉड की वजह से नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट्स आ जाते, बट यहाँ पे अगर आप x कॉमन लो तो ये 1 माइनस एक्स बचेगा, और मॉड के अंदर तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे वो है 0 और 1, तो इसकी वजह से डिफरेंशियबिलिटी में इशू हो सकता था। बट कंटिन्यूटी में आपको पता है कि मॉड एक्स जो है उसका ग्राफ इस तरीके से बनता है, तो ये ओरिजिन पे एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे हम बोलते हैं नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, बट कंटिन्यूअस तो उस पॉइंट पे भी होता ही है। तो वैसे ही ये जो फंक्शन है, ये डेफिनेटली ये जो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं ना 0 और 1, तो 0 और 1 दोनों पे ही ये कंटिन्यूअस ही आएगा, आप चेक करके भी देखोगे तो। एग्जाम्पल, अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करो एट x इक्वल टू 0 पे, अगर आप चेक करना चाहते हो एट x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x टेंडिंग टू 0, अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये बाहर वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा, और 0 के अब लेफ्ट हैंड लिमिट में सिंस 0 से लेस वैल्यू रखेंगे तो निगेटिव होगा, तो निगेटिव ऑफ निगेटिव, ये तो 1 माइनस एक्स तो पॉजिटिव ही है, x निगेटिव है, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव हो गया, यानी मॉड जब ओपन होगा तो माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो ये वाला प्लस हो चुका होगा, तो ये x प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स करके खुलेगा। और इसमें अगर आप 0 पुट भी कर दो तो आंसर क्या आने वाला है, इसका 0 ही आएगा। और अगर राइट हैंड लिमिट की भी बात करते हैं आप, तो राइट हैंड लिमिट में x माइनस, अगर x का वैल्यू 0 से थोड़ा सा बड़ा है तो ये वाला x पॉजिटिव हो गया, और x का वैल्यू 0 से थोड़ा सा बड़ा है तो भी ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो यानी कि इस बार ये ओपन होगा इस तरीके से x इंटू 1 माइनस एक्स। और इस बार भी अगर आपने लिमिट में अप्लाई किया x टेंडिंग टू 0, तो अभी भी आंसर क्या रहेगा, इक्वल टू 0 ही। तो हम देख सकते हैं कि जो फंक्शन वैल्यू है, अगर डायरेक्ट f0 निकालते तो वो भी 0 ही आता 0 पे, तो इसलिए तीनों ही वैल्यूज सेम आ रहा है, तो 0 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये जो सी और डी ऑप्शन है वो तो गलत ही हो गया, x इक्वल टू 0 पे बिल्कुल कंटिन्यूअस है। और इसी तरीके से आप चेक करोगे तो 1 पे भी कंटिन्यूअस आएगा, कोई एज इट इज इशू है नहीं, सो इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पे एक समेशन यूज करके एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, तो एट x इक्वल टू 0 फंक्शन की लिमिट होगी, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, इन सब से रिलेटेड ऑप्शंस फ्रेम्ड है यहाँ पे। पहले तो फंक्शन पता चले कि ये एफ है क्या, तो उसके लिए आप n इक्वल टू 0 पहले रखो, तो वो हो जाएगा x पे पावर 0 यानी 1, और नीचे 0 फैक्टोरियल भी 1, तो log a के ऊपर भी अगर 0 आएगा पावर तो वो भी जो है यहाँ पे हम 1 बोल सकते हैं, तो ओवरऑल 1 आ गया, प्लस 1 रखने पे बनेगा x बाई 1 फैक्टोरियल,
और साथ में log a। फिर यहाँ पे अगली बार अगर आप देखो तो ये बन जाएगा x पे पावर भी 2 और log a के ऊपर भी पावर 2 और नीचे बनेगा 2 फैक्टोरियल। तो ओवरऑल देखने से पता चल रहा है कि ये एक्सपोनेंशियल का रूल फॉलो हो रहा है, क्योंकि e पावर x होता है 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से। तो फर्क इतना सिर्फ है कि यहाँ पे x नहीं, x log a है। तो यानी कि ये e के ऊपर x log a है, यानी मैं इसको बोल सकता हूँ e log a पावर x, यानी सिर्फ a पावर x है। और a पावर x तो फंक्शन ऐसा है कि जो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस होगा ही, है ना, वो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो डिसकंटिन्यूअस की तो बात ही नहीं हो सकती। और हैज़ नो लिमिट, ये भी गलत बात है ना, लिमिट क्यों नहीं हो सकता। ए पे पावर आप 0 रखोगे तो जो आंसर आएगा वो ए पे पावर 0 माइनस पे भी और 0 प्लस पे भी आएगा। अब बोल रहा है कि कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ये भी गलत बात है। ए पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो हम सभी को पता है कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन तो हम लोग करते ही है। आप चेक भी कर सकते हो, लेकिन ये सिंपल सा डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं ना, कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स लॉग ए। तो ये ए पावर एक्स लॉग ए पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आप एक्स इक्वल टू 0 रखोगे आपको एक आंसर मिलेगा लॉग ए। तो डिफरेंशिएबल है, ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, मॉडुलस ऑफ एक्स है, उसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस एक्स है और उसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये एल है, 1 नहीं है, ये एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, तो वो बन जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और जहाँ पे x है वहाँ पे 0 माइनस एच, यानी माइनस एच आ जाएगा मॉड के अंदर, और ऊपर कॉस ऑफ माइनस एच आ जाएगा। ठीक है, और h तो पॉजिटिव क्वांटिटी होता है और बहुत क्लोज है 0 के, तो इसलिए ये जो अंदर है वो तो नेगेटिव ही है। h पॉजिटिव है तो माइनस एच नेगेटिव है, तो मॉड जब खुलेगा तो माइनस साइन के साथ खुलेगा और इसको h बना देगा। ठीक है, और ऊपर जो है कॉस ऑफ माइनस एच, तो कॉस ऑफ माइनस एच क्या होता है, कॉस एच ही होगा, उससे नेगेटिव से तो फर्क पड़ेगा नहीं। और अगर आप कॉस एच का ग्राफ देखो या कॉस एक्स का ग्राफ देखो, तो एच बहुत क्लोज क्वांटिटी है, 0 पे जो है फंक्शन कॉस का 1 वैल्यू देता है, कॉस 0 1 होता है। तो अगर आप 0 के लेफ्ट में जाओ थोड़ा या राइट में जाओ, कॉस का वैल्यू तो 1 के बहुत आसपास ही है, बट फिर भी 1 से तो कम ही है ना, तो वो 0.99 समथिंग भी अगर अंदर आ जाएगा, है ना, वो लेस देन 1 ही आएगा। कॉस 0 1 होता है, लेकिन कॉस एच तो बहुत क्लोज है 0 के, बट 0 तो नहीं है ना, 0 से थोड़ा सा आसपास का वैल्यू भी होगा तो भी ग्राफ दोनों साइड कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो लेस देन 1 होने की वजह से ये एच के ऊपर पावर में 0 आ गया, जिसकी वजह से ये आंसर 1 हो जाए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, है ना। यहाँ पे एच की वैल्यू डायरेक्ट 0 इसको इसलिए रखेंगे क्योंकि एच 0 की तरफ है, लेकिन एच के बारे में हमेशा आप याद रखो कि एच इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना, बट वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। क्वेश्चन नंबर 18 है कि लेट जी एक्स इज द इनवर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल फंक्शन एफ एक्स। तो अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है तो डेफिनेटली यहाँ पे x इनपुट दिया गया तो ये y आउटपुट देगा, और अगर जी एक्स इनवर्स फंक्शन है तो पक्का वो यही y इनपुट ले करके और x आउटपुट में दे देगा, है ना, इनवर्स फंक्शन है। तो बोला जा रहा है कि जी एक्स इज द इनवर्स ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शन एफ एक्स विच इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू सी, देन जी डैश ऑफ एफ सी इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि g ऑफ y इज इक्वल टू x, तो g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो गया। तो अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो g डैश होगा सबसे पहले, और उस समय एफ एक्स एज इट इज रहेगा, और फिर एफ डैश ऑफ एक्स भी होगा और राइट साइड में आ जाएगा 1। अब अगर एट c बोला गया है तो ये हो जाएगा g डैश ऑफ एफ सी, है ना, एफ ऑफ सी, और फिर हो जाएगा एफ डैश ऑफ c इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अपने पास आंसर क्या आ गया कि g डैश ऑफ एफ सी का आंसर हो गया 1 बाई एफ डैश ऑफ c, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, द फंक्शन रूट ओवर मॉड एक्स माइनस एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर। बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि अगर आपकी नज़र सीधे ऑप्शन डी पे चली गई तो डेफिनेटली आप मॉड एक्स का वैल्यू समझ सकते हो कि इक्वल टू एक्स होता है फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सिर्फ अगर एक्स निगेटिव होता है तो ही मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स होता है। तो इसका मतलब ये है कि मॉड एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू तो 0 ही हो गया,
और जो ये फंक्शन है वो एक वैल्यू दे रहा है 0 फॉर ऑल इनपुट वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यानी कि ये एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया, है ना। एफ एक्स इक्वल टू 0 मीन्स ये एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन होने की वजह से अब तो ये कंटिन्यूअस ही होगा, क्योंकि ग्राफ इसका कैसा दिखेगा, आपको सिर्फ क्या करना है, एक्स पे कोई भी वैल्यू लो आप, पॉजिटिव वैल्यू, तो ये राइट हैंड साइड में, ओरिजिन के राइट हैंड साइड में ये जो डार्क कर रहा हूँ ये आप हमेशा देखो एक्स एक्सिस पे ही है, वाई एक्सिस के साइड में जा ही नहीं रहा, मतलब एफ एक्स जीरो ही होगा हर एक एक्स वैल्यू के लिए। तो इस वजह से ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, उसके लिए कंटिन्यूअस है ये ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, द फंक्शन cos x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन। तो कोई भी फंक्शन अगर y है तो वो डिक्रीजिंग तब होता है जब dy बाई डी एक्स लेस देन जीरो हो, यानी कि dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करें और वो क्या हो जाए, लेस देन जीरो, तो तब जाके उसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स मतलब माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन एक्स लेस देन जीरो का मतलब ये कि साइन एक्स तो पॉजिटिव है, और साइन एक्स कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो से पाई ओपन इंटरवल, क्योंकि जीरो और पाई दोनों पे ही डी बाई डी एक्स फिर जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स का वैल्यू जीरो होता है जीरो और पाई पे। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 में फंक्शन जो गिवन है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, उसके कंटिन्यूटी के बारे में ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो ये कुछ और नहीं, ये फंक्शन अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है, जिसकी ग्राफ के बारे में अगर आप डिस्कशन करो तो ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है कि जीरो से लेके वन तक ये हो गया, सडनली वन पे यहाँ पे ब्रेक देखने को मिलेगा और फिर इस तरीके से। तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमेशा जीरो और वन के बीच में ही रहती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ वाई एक्सिस पे आप वन बना लो, तो हमेशा जीरो और वन के बीच में ही फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर लाई करेगा। तो आप देख सकते हो कि इंटीजर पॉइंट्स पे यहाँ पे ब्रेक आ रहा है, इस वजह से कंटिन्यूअस एट नॉन इंटीजर पॉइंट्स ओनली, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में एक फंक्शन दिया गया है और उसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर से रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दोनों के लिए इंटरवल्स बताने के लिए आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव। तो पहले एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, तो उस समय ई पावर एक्स वन माइनस एक्स एज इट इज रहेगा। फिर अगली बार जब एक्स को कांस्टेंट रखेंगे तो एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो चीज भी है उसका डिफरेंशिएशन ई पावर समथिंग का ई पावर समथिंग ही होता है, पहले वो रह गया। और फिर उसके बाद इनटू जो ई के ऊपर पावर में था उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये पूरे चीज को मैं एक्स माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स हो गया, माइनस टू एक्स। तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल डिफरेंशिएशन हो गया, जिसमें से अब मैं ई पावर एक्स वन माइनस एक्स को कॉमन ले लूंगा, तो क्या बचेगा, वन प्लस ये एक्स अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो जीरो होगा नहीं, ई के ऊपर कुछ भी हो वो तो जीरो नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब जीरो करके हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स, जहाँ पे हमें पता चल पाए कि कब लेस देन जीरो होगा एफ डैश ऑफ एक्स और कब एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। तो अब जो बच गया हमारे पास वो यही है, जो क्वाड्रेटिक टाइप का आपके पास दिख रहा है। तो इसको अगर हम लोग ऑब्जर्व करें माइनस कॉमन लेकर के, तो ये कुछ और नहीं, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन है। और इसको अगर सॉल्व करके वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो ये क्वाड्रेटिक क्या देगा अपने को, देखते हैं। इसको सॉल्व तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और प्लस एक्स, ठीक है, और माइनस वन। अब यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे टू एक्स, तो बचेगा एक्स माइनस वन, और यहाँ पे भी ऑलरेडी एक्स माइनस वन था, ठीक है। सो दिस इज माइनस ऑफ टू एक्स प्लस वन और साथ में आ गया एक्स माइनस वन, ठीक है। और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट चलता रहेगा। तो अब आप देख लो कि यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो है माइनस हाफ और वन, और एक ये माइनस साइन भी सामने लगा हुआ है। तो यूजुअली राइट साइड में प्लस होता है, बट वो माइनस साइन की वजह से अब यहाँ पे साइन स्कीम अप्लाई करेंगे, बट ये माइनस हो जाएगा और बीच में प्लस और इधर नेगेटिव, यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स जो फर्स्ट डेरिवेटिव है फंक्शन का, वो इंक्रीजिंग होने के लिए माइनस हाफ से वन के बीच में उसको रहना पड़ेगा, और वही ऑप्शन भी है, ये करेक्ट हो गया। अगर आप डिक्रीजिंग की बात करते हैं तो डिक्रीजिंग के लिए सिर्फ माइनस हाफ से लेस और वन से ज़्यादा लेना पड़ेगा, जबकि ऑप्शन में बोला गया है कि डिक्रीजिंग ऑन आर, तो हर जगह तो डिक्रीजिंग नहीं है, वैसे ही इंक्रीजिंग ऑन आर बोला गया है वो भी गलत है, और डिक्रीजिंग ऑन माइनस हाफ टू वन वो भी गलत है, क्योंकि माइनस हाफ से वन में पॉजिटिव दिख रहा है आपको, तो इसलिए ए करेक्ट ऑप्शन हो।
क्वेश्चन नंबर 23 में एक फंक्शन गिवन है जहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 2 होने पे एक दूसरा फंक्शन है और ग्रेटर देन 2 होने पे एक दूसरा फंक्शन यहाँ पे मेंशन किया गया है और बोला गया है कि 2 पे लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो लिमिट एग्जिस्ट तब करेगा जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट सेम हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड के लिए आपको लिखना पड़ेगा 4 इंटू टू माइनस फाइव और राइट हैंड के लिए लिखना पड़ेगा 2 माइनस लैम्डा और दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। तो ये हो गया 8 माइनस फाइव 3 और इधर हो गया 2 माइनस लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई -1 जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 24 में लिमिट की वैल्यू बतानी है जो कि के इक्वल है। तो x टेंडिंग टू जीरो है, तो अगर आप जीरो डायरेक्ट रख दो तो ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो बनेगा। इसका मतलब हम लोग ऊपर और नीचे सेपरेट सेपरेट डिफरेंशिएशन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो log का डिफरेंशिएशन हो गया 1/3 प्लस एक्स और यहाँ पे हो गया 1/3 माइनस एक्स और बाद में 3 माइनस एक्स का करेंगे तो -1 आएगा जिसकी वजह से ऊपर प्लस भी कर सकते हैं और नीचे x का डिफरेंशिएशन 1। अब इसमें आप सीधे सीधे x टेंडिंग टू जीरो रख दो तो ये बन जाएगा 1/3 प्लस 1/3 यानी कि कितना आ गया 2/3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 में एक फंक्शन गिवन है ऑन इंटरवल 0 टू पाई और उससे रिलेटेड कंटिन्यूटी पे बेस्ड ऑप्शंस फ्रेम्ड है यहाँ पे। तो अगर आप एफ एक्स को देखो तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस, तो इसको लिखा जा सकता है x-2/2। तो अगर मैं 1/fx की बात करूं तो 1/fx की वैल्यू हो जाएगी 2/x-2 और जो गिवन इंटरवल है x का वो है 0 से पाई, 0 से पाई। तो सबसे पहले तो आप 1/fx को ही एनालाइज कर लो। जैसे ऑप्शन नंबर ए में 1/fx को कंटिन्यूअस बोला जा रहा है, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में भी 1/fx को कंटिन्यूअस बोला जा रहा है। तो वहां पे दो ऑप्शंस तो ऐसे ही आप हटा दो बिकॉज यहाँ पे x इक्वल टू 2 पे जो फंक्शन है वो डिफाइंड ही नहीं होगा, जबकि इसमें एक x इक्वल टू 2 आएगा 0 से पाई के बीच में। तो ये कंटिन्यूटी की बात ए और डी ऑप्शंस में हटा ही देते हैं यहाँ पे। अब tan ऑफ फंक्शन की बात की जाए तो tan एफ एक्स की वैल्यू अगर आप गौर से देखो तो tan एफ एक्स कुछ और नहीं tan ऑफ x/2 -1 हो गया और यहाँ पे tan के सामने जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर में एफ एक्स को रखा गया है इस तरीके से, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो अब अगर हम लोग ऑब्जर्व करें कि 0 और पाई के बीच में x, अब ऑप्शन बी में बोला गया है कि tan ऑफ एफ एक्स और 1/fx बोथ आर डिसकंटिन्यूअस। ऐसा भी नहीं है कि दोनों ही डिसकंटिन्यूअस हो जाए, 1/fx के बारे में बोला जा सकता है बट tan वाला फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस बोलने के लिए कोई हमारे पास ऐसा कारण भी नहीं है। कि जैसे अगर आप 0 पे चेक करो तो 0 पे ये वैल्यू क्या देगा tan 0/2 -1, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 ही हो गया तो tan ऑफ -1 आ गया। अगर 0 के लेफ्ट में तो वैसे भी आप नहीं जा सकते क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है, 0 के लेफ्ट में अलाउड भी नहीं है। 0 के राइट में जाके अगर चेक करें तो 0.1 भी अगर रखें तो 0.1/2 क्या हो जाएगा 0.05 और उसमें से -1 करेंगे, है ना, तो -1 करने के बाद भी -0.95 बचेगा जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर से वही आएगा -1। तो इसलिए 0 के थोड़ा सा राइट में भी जाएंगे तो भी यही वैल्यू आने वाली है। तो इसका मतलब 0 पे कंटिन्यूअस है। ऐसे ही पाई पे भी आप चेक कर सकते हो और बीच में हर जगह फिर कंटिन्यूअस होगा। तो tan वाला जो पार्ट है वो तो कंटिन्यूअस है बट 1/fx कंटिन्यूअस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 में n फैक्टोरियल के ऊपर 1/n पावर है एंड दैट इंटायर थिंग डिवाइडेड बाई n है। हालांकि यहाँ पे x नहीं होना चाहिए, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट होना चाहिए। पावर n रख के और फिर होल टू द पावर 1/n कर लेते हैं। अच्छा, अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं n, फिर हो जाएगा n-1, फिर हो जाएगा n-2, ऐसे करते करते ये 1 तक जाएगा और ये जो n पावर n है वो भी हम लोग लिख लेते हैं ऐसे n इंटू n इंटू n, n नंबर ऑफ टाइम्स ये हो रहा है और ऊपर पावर 1/n है। इस तरह इसके ऊपर लिमिट लगाना था बेसिकली, मैंने उसके सामने लॉग यहाँ पे लेने की बात की है। जैसे ही आप लॉग ले लोगे, है ना, इस पूरे चीज़ को मैं अरेंज करके ही लिख रहा हूँ। ये जो चीज़ है जो लिमिट के सामने था उसको मैंने एक इस प्रॉपर तरीके से लिख लिया। तो इसको मैंने मान लिया था y और बेसिकली मैं सॉल्व कर रहा हूँ अब log y, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज इक्वल टू log, अब मीटर वाली चीज़ को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n तक गया होगा और सबके नीचे आप एक एक यहाँ पे n अप्लाई कर दो और पावर में 1/n है। तो log m इंटू n वाले फॉर्मूले से अब आप बोल सकते हो कि ये कुछ और नहीं log 1/n प्लस log 2/n
एक सीरीज बन गया जो चलता जा रहा है कहाँ तक, लास्ट में log n/n तक, है ना। और जो पावर था 1/n वो तो ये नीचे ऐसे उतर चुका है, ठीक है। तो ओवरऑल अपने पास ये log y की वैल्यू इतनी आ चुकी है। अभी जो राइट साइड में पैटर्न बना है 1/n, उसको समेशन में लिख सकता हूँ r इज इक्वल टू 0, 0 नहीं 1 से चल के वो n तक जा रहा है, तो r इक्वल टू 1 to n बोल सकते हैं, और लिख सकते हैं log r/n। और इसको कन्वर्ट किया जा सकता है इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में, जहाँ पे 0 से 1 और r/n की जगह पे x हो जाता है, ये log x हो गया। और 0 से 1 कैसे हुआ, क्योंकि r/n है, तो जैसे आप लोअर लिमिट अप्लाई करोगे तो r की जगह पे 1 रखोगे, और 1/n n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। और जब r इज इक्वल टू n रखोगे लास्ट लिमिट, तो r/n का वैल्यू अपने आप किधर जाएगा, 1 की तरफ, इस वजह से वो 0 से 1 में कन्वर्ट हो गया log x। और यहाँ पे आ जाता है dx, बाकी सब कुछ गायब हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको साइड में उसका एजम्पशन बता देता हूँ, r/n की जगह पे हम लोगों ने x लिखा, तो वहां से dr का वैल्यू हो जाएगा n dx। तो यूजुअली तो पहले समेशन जब हम कन्वर्ट करेंगे ये इंटीग्रेशन का, तो dr आया होगा उसमें, लेकिन dr की जगह पे n dx हो गया, और dr/n की जगह पे हम लोग dx लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक जो 1/n है ना, स्टार्टिंग में समेशन से जस्ट पहले 1/n है, उसके साथ जो यहाँ का dr आएगा वो हट गया, और dx हमने डायरेक्ट लिख दिया। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन कन्वर्ट होता है। अब log x का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस x, और उसके ऊपर लिमिट 0 से 1 रखेंगे, तो 1 रखने पे ये आ जाएगा 1 इंटू लॉग 1 जो कि 0 होता है, और फिर -1, और फिर -0 पे सब 0 आ गया, तो ये ओवरऑल आ गया -1। आना था log y, तो log y का आंसर आ गया -1, इसका मतलब y का आंसर आ गया e के ऊपर -1। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पावर x माइनस एक्स पावर a बाई एक्स पावर x माइनस a पावर a की वैल्यू है -1, तो a की वैल्यू क्या होगी। तो अगर x की जगह पे a रख दें तो 0/0 का फॉर्मेट बनेगा, इसलिए ऊपर और नीचे सेपरेट डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो a पावर x का डिफरेंशिएशन a पावर x log a माइनस x पावर a का डिफरेंशिएशन a x के ऊपर a माइनस 1, और x पावर x का डिफरेंशिएशन होता है x पावर x 1 प्लस लॉग x। ये अगर आपको याद नहीं है तो सेपरेटली इधर करना पड़ेगा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सपोज आपने x पावर x को y माना, तो दोनों साइड log लेना पड़ता है, तो log y का वैल्यू हो जाता है x log x। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/y dy/dx हो जाएगा, इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो log x एज इट इज रहेगा, और x को एज इट इज रखेंगे तो log x का 1/x हो जाएगा, जो कि कट के 1 हो गया। और dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, y उधर चला जाएगा, और y का मतलब कुछ और नहीं x पावर x है, और ब्रैकेट में बचेगा log x प्लस 1। तो वही चीज मैंने इधर लिखा हुआ है, और a पावर a वो तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0। अब ये वैल्यू -1 आएगा अगर इस पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू a रखा जाए, तो आप रख दो, ये बन जाएगा a पावर a log a, और माइनस ये बन जाएगा a इंटू a के ऊपर a माइनस 1, और नीचे भी अगर आप ऑब्जर्व करो तो a पावर a 1 प्लस log a हो गया, दैट इज इक्वल टू -1। तो आप क्लियर कट देख लो कि यहाँ पे जो है, अगर ऊपर a पावर a कॉमन लिया जाए तो नीचे वाला a पावर a भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा log a, है ना, और -1, और नीचे बचा 1 प्लस log a, इसकी वैल्यू है यहाँ पे -1, यानी कि बोल सकते हैं कि log a -1 की वैल्यू हो गई 1 प्लस log a -1, यानी कि log a -1 की जगह लिखा जा सकता है -1 माइनस log a, तो 2 log a की वैल्यू क्या हो गई 0, यानी log a की वैल्यू कितनी हो गई 0, यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी e पावर 0 यानी 1, और ऑप्शन में 1 है ही नहीं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है जिसके अंदर cos x है। क्वेश्चन नंबर 28 में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 मॉडुलस ऑफ x के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x लिखा गया है। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है तो इसके लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट निकालने पड़ेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए जैसे ही आप x
टेंडिंग टू जीरो माइनस फंक्शन करते हो, और राइट हैंड लिमिट के लिए आपको करना पड़ेगा x टेंडिंग टू जीरो प्लस फंक्शन। तो ये अगले स्टेप में आप लिख सकते हो h टेंडिंग टू जीरो, और x माइनस x की जगह पे जीरो माइनस h हो जाएगा। तो ये जीरो माइनस एच मॉड, और ऊपर कॉस जीरो माइनस एच लिखा जा सकता है। तो अगले स्टेप में इसको लिखा जा सकता है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये मॉड ऑफ एच हो जाएगा, है ना, और ऊपर कॉस एच बचेगा, क्योंकि कॉस थीटा ही होता है। अच्छा, यहाँ पे भी अगर आप ऑब्जर्व करो तो एच एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होता है और एच पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ठीक है। अगर एच एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये तो कोई एक नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर, लेकिन एक छोटे से एच वैल्यू के लिए जो कि जीरो के बहुत क्लोज है, अगर आप कॉस एक्स का ग्राफ देखोगे तो कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, लेकिन अगर जीरो से थोड़ा सा भी आप राइट में गए तो वैल्यू तो फिर घटना शुरू होता है, लेफ्ट में भी वही होता है, मतलब जीरो से थोड़ा कम आ जाएगा वैल्यू, है ना। कॉस एच की वैल्यू वन से कम ही होगी डेफिनेटली। तो 0.9 भी होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पोर्शन जीरो हो जाएगा। और लेकिन ये जो मॉड एच है ये तो एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसलिए किसी नंबर के ऊपर पावर जीरो रखेंगे तो कितना आंसर आएगा, वन। अब आपको राइट हैंड लिमिट सॉल्व करना है सेम वे में। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, वहां पे हमें लिखना पड़ेगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और इस बार सिर्फ मॉड एच होगा और सिर्फ कॉस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर होगा, और इस बार भी यही कहानी होगी, सीधे सीधे आप यहाँ पे वन लिख सकते हो, यानी कि लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है और वन के इक्वल है, तो ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 में फंक्शन को कंटिन्यूअस बोला गया है और उस केस में बी की वैल्यू बतानी है। इसका मतलब जो एफ ऑफ टू की वैल्यू है यानी कि बी, वो लिमिट के वैल्यू के सेम होना चाहिए, तभी हम लोग कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो बस हमें एक लिमिट सॉल्व करना है बेसिकली, और लिमिट में भी अगर आप ऑब्जर्व करो तो जीरो बाई जीरो का केस यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट टू रख दिया तो टू का क्यूब एट, टू का स्क्वायर फोर, तो एट और फोर मिला के 12 हो गया, और लास्ट का 20 32 हो गया, और 32 माइनस 16 इंटू टू जीरो आ जाएगा ऊपर, और नीचे तो 2 माइनस टू जीरो आ ही रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको बेसिक सा डिफरेंशिएशन ऊपर और नीचे परफॉर्म करना पड़ेगा ऐसे केसेस में, जब जीरो बाई जीरो फॉर्मेट बन जाए तो ऊपर का डिफरेंशिएशन आसान है, हो जाएगा 3x² प्लस 2x माइनस 16, और नीचे का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 2। अभी भी जीरो बाई जीरो फॉर्म बनेगा तो एक और बार डिफरेंशिएशन 6x प्लस 2, और नीचे हो जाएगा 2 1 माइनस 0। अब जाकर के आप लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू का वैल्यू रख दो। जैसे ही आप एक्स टेंडिंग टू टू वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 6 इंटू टू प्लस टू डिवाइडेड बाई टू, तो ये हो गया 14/2 विच इज नथिंग बट 7। तो बी का वैल्यू 7 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 है। यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है, अलग अलग कंडीशन में फंक्शन की वैल्यूज अलग अलग है, और कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड चार ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो आपको पता है कि कंटिन्यूटी का डेफिनेशन क्या है, कि अगर आप x टेंडिंग टू a पे लिमिट निकालो और वो f ऑफ a के इक्वल हो जाए, यानी उसी पॉइंट पे फंक्शन के वैल्यू के इक्वल हो जाए, तो हम मान लेते हैं कि फंक्शन जो है उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो पहला ऑप्शन -π/2 पे हमें चेक करने को बोला जा रहा है। तो अगर मैं चेक करूं लिमिट x टेंडिंग टू -π/2 पे फंक्शन, तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो f ऑफ -π/2 के इक्वल आ रहा है। तो पहले f ऑफ -π/2 देख लेते हैं क्या है। जब x -π/2 के इक्वल होगा, यानी कि फर्स्ट वाला फंक्शन फिर वहां पे हमें लेना पड़ेगा, और उस पर्टिकुलर केस में माइनस ऑफ x क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -π/2 हो जाएगा, और यहाँ -π/2 है तो ये मिला के जीरो आ गया। अब लिमिट देखेंगे उसी पॉइंट पे जीरो आ रहा है कि नहीं। तो अगर लिमिट में बात करो आप, तो -π/2 के लेफ्ट में अगर जाएं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, और x की जगह पे क्या आ जाएगा, -π/2 माइनस h। और अगर राइट हैंड लिमिट की तरफ जाएं तो वो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, और f के अंदर हो जाएगा -π/2 के राइट में जाने के लिए प्लस h। अब अगर -π/2 के लेफ्ट में जाएंगे तो फंक्शन हम यूज करेंगे वही पहला वाला। तो वहां पे आप देख सकते हो कि माइनस x की जगह पे आएगा -π/2 माइनस h एंड -π/2, और इसके ऊपर अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं h टेंडिंग टू जीरो, तो वापस से आंसर π/2 माइनस π/2 जीरो आएगा। और राइट साइड में अगर आप देखो तो वहां पे फंक्शन अब माइनस cos x हो चुका है, ठीक है। तो वहां पे x की जगह पे
हमें रखना पड़ेगा माइनस कॉस माइनस पाई बाई टू प्लस एच। लेकिन वापस से ये एच टेंडिंग टू जीरो जब इस पे अप्लाई होगा तो कॉस माइनस पाई बाई टू का वैल्यू फिर से क्या हो गया, जीरो। तो क्लियर कट आप देखो तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जीरो आने की वजह से लिमिट की वैल्यू भी जीरो है और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू भी माइनस पाई बाई टू पे जीरो थी। तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन लकीली अपना सही हो गया। क्वेश्चन में 31 में बोला गया है कि एक फंक्शन है जो कि ट्वाइस डिफरेंशिएबल यानी दूसरी बार भी उसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। जीरो और वन इसका डोमेन है इस फंक्शन का, जीरो और वन दोनों पे ही फंक्शन जीरो वैल्यू ले रहा है। और यहाँ पे एफ डबल डैश से रिलेटेड एक इक्वेशन भी बड़ा सा गिवन है और बोला जा रहा है कि ई पावर माइनस एक्स एफ एक्स एज्यूम्स इट्स मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1/4। तो ये जो ई पावर माइनस एक्स है, आप उसके बारे में चिंता बिल्कुल मत करिए, वो तो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब तो क्लियर कट है कि एफ एक्स जो है वही मिनिमम होगा उस पर्टिकुलर केस में फंक्शन। तो अगर आप देखो तो एफ एक्स का ग्राफ एक रफ स्केच आप बना लो। जीरो पे भी फंक्शन का वैल्यू जीरो है, सपोज ये जीरो है और ये वन है, तो दोनों ही केस में जीरो आंसर दे रहा है। सपोज ये एक्स एक्सिस है और बीच में जो है 1/4 पे मिनिमम वैल्यू दे रहा है, तो ये हो गया 1/4। तो इतनी सी बात से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप जीरो से 1/4 में देखो तो फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। और यहाँ पे बोला गया है कि ई पावर माइनस एक्स एफ एक्स एज्यूम्स मिनिमम इन दिस इंटरवल। तो अगर इसको हम वाई मान ले इस पूरे चीज को, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। अगर पहले ई पावर माइनस एक्स को एज इट इज रख लेते हैं तो एफ डैश ऑफ एक्स हो गया, और अगली बार ई पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ई पावर माइनस एक्स एफ एक्स। मिनिमम बोला गया है तो मिनिमम के लिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करना पड़ता है, और जैसे ही हम लोग जीरो करेंगे तो ई पावर माइनस एक्स एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स एफ एक्स। दोनों साइड से ई पावर माइनस एक्स को तो हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, और जैसे ही ये कैंसिल आउट होगा अपने को मिलेगा एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स के इक्वल आ गई। तो यहाँ से डायरेक्ट कुछ अपने को रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर आप इस बात का यूज करते कि मिनिमम बोला है कि ये जो क्वांटिटी है वाई, इट एज्यूम्स मिनिमम वैल्यू इन 0 to 1 एट एक्स इक्वल टू 1/4। तो मिनिमम का मतलब जीरो से लेके 1/4 में तो फंक्शन डिक्रीजिंग नेचर है, जीरो से 1/4 में डिक्रीज कर रहा है। और अगर डिक्रीज कर रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो आना चाहिए। तो अगर आप लेस देन का सिंबल यहाँ पे यूज कर लेते तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट दिख जाता ऑप्शन नंबर सी वाला, है ना। हालांकि ऑप्शन नंबर ए में भी वैसा है और ऑप्शन नंबर डी में भी वैसा है, लेकिन खास बात यहाँ पे ये है कि 0 से 1/4 की बात चल रही थी, है ना, जहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग है क्लियर कट ग्राफ से। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा स्ट्रेट अवे। टू में f1 की वैल्यू 1 है और एक लिमिट का वैल्यू भी यहाँ पे 1 दिया गया है, तो fx बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे जो भी चीज टेंडिंग टू x है ना वही वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में होगा। तो ऊपर और नीचे अगर आप t का वैल्यू x रख ही दो तो 0/0 का फॉर्म बनेगा। इस वजह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिफरेंशिएशन सेपरेट सेपरेट करना पड़ेगा। तो ये बनेगा 2t एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश ऑफ टी। यहाँ पे एक्स को एज ए कॉन्स्टेंट लेके चलेंगे और नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 0 और ये वैल्यू आना चाहिए 1। अब इसमें लिमिट की वैल्यू आप अप्लाई कर दो, t की जगह पे x कर दो, तो ये हो जाएगा 2x एफ एक्स की जगह पे y कर दो माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश ऑफ एक्स बनेगा, और एफ डैश ऑफ एक्स की जगह हम लोग डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अब फाइनली लिखेंगे इसको 2xy माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy इज इक्वल टू -1, यानी डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया अपने पास -2/xy इज इक्वल टू -1/x²। कंपेयर करेंगे अगर इसको स्टैंडर्ड जो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो इससे सॉल्व होगा। ये वाले मॉडल का क्वेश्चन है जिसमें हम लोग सबसे पहले फाइंड करते हैं ई पावर पी डी एक्स, जिसको बोला जाता है इंटीग्रेशन फैक्टर। तो इंटीग्रेशन फैक्टर कितना हो गया, ई के ऊपर जो पी की वैल्यू है वो है -2/x। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा ई के ऊपर -2 बाहर आ जाएगा और ln x हो जाएगा 1/x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो ये हो गया ई के ऊपर ln x के ऊपर -2। तो सिंस एक्सपोनेंशियल भी है लॉग भी है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, वो गायब हो जाएंगे, सिर्फ x पे पावर -2 बचेगा। इंटीग्रेशन फैक्टर आ चुका है। सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस सम कांस्टेंट c से। तो ये बन गया y x पे पावर -2
इक्वल्स इंटीग्रेशन क्यू की जगह पे -1/x² इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर है x पे पावर -2 dx प्लस कॉन्स्टेंट c। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा y/x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1/x², और जो x पावर -2 था वो भी नीचे आ जाएगा, 1/x² dx हो गया प्लस सम कॉन्स्टेंट c, यानी ये बन गया -1/x⁴ dx प्लस कॉन्स्टेंट c, यानी y/x² का वैल्यू कितना हो गया, माइनस ऑफ x पे पावर -4 का इंटीग्रेशन x पे पावर -3/-3 होता है, तो ये ओवरऑल आ गया 1/3x³ प्लस कॉन्स्टेंट c। तो y का आंसर अपने पास आ गया 1/3x प्लस cx², और बोला गया है कि y का वैल्यू 1 है जब x का वैल्यू 1 होगा। तो अगर ये अप्लाई करें तो 1 इज इक्वल टू 1/3 प्लस c हो जाएगा, यानी कि c का वैल्यू आ गया 2/3। पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/3x प्लस 2/3x²। तो ये आई थिंक ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख जाएगा, 1/3x प्लस 2x²/3। तो यहाँ पे l की वैल्यू फाइनाइट लाने के लिए जो लिमिट दिया गया है x टेंडिंग टू 0, इसको लिख लेते हैं a माइनस a² को मैं बाहर निकाल के लाऊंगा तो a हो जाएगा, और रूट के अंदर फिर बचेगा 1 माइनस x²/a², और यहाँ पे एज इट इज बचा हुआ है x²/4, इस पूरे के नीचे x पावर 4 अभी भी है। अब a माइनस a इंटू ये जो रूट वाला टर्म है इसको एक्सपेंड करते हैं अलग से, है ना, ये 1 माइनस x²/a² के ऊपर हाफ है पावर, तो इसको एक्सपेंड करने का तरीका क्या है, ये हो जाता है इक्वल टू 1 माइनस 1/2, पहले तो वही टर्म होता है x²/a², फिर अगली बार जो भी पावर है, पावर इंटू पावर -1 करते हैं, तो ये 1/2 फिर 1/2 -1 होगा, और उसके नीचे 2 फैक्टोरियल एक तरीके से आएगा, तो ये 2 हो गया, और फिर स्क्वायर ऑफ द x²/a² करते हैं तो वो भी x पावर 4/a⁴, और इस तरीके से ये सीरीज चलती जाती है ना। तो अगर आप क्लियर कट ऑब्जर्व करो कि ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ 1 माइनस हाफ x²/a², और ऊपर जो है अगर आप ऑब्जर्व करो तो -1/4, और ये नीचे का 2 मिला के -1/8 हो जाएगा, और x पे पावर 4 a पे पावर 4 और भी बहुत सारे टर्म्स ऐसे आते जाएंगे, और यहाँ एक अलग से -x²/4 लिखा गया है, दिस ऑल डिवाइडेड बाई x पावर 4 है। तो अब ये फाइनाइट वैल्यू तो तब आएगा, अब देखो a और ये -a×1 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना, इनकी कोई दिक्कत नहीं है। समस्या क्या है कि अगर x टेंडिंग टू 0 इस लिमिट पे अप्लाई किया गया, और कैसे भी करके अगर ये जो x² वाला टर्म है ये कैंसिल नहीं हुआ अगर, है ना, तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा x² कॉमन ले सकते हो, नीचे एक x² बच ही जाएगा कैंसिल होने के बाद। तो सिर्फ एक ही तरीका है कि ये जो x²/4 है ये कैंसिल हो जाते हैं, तो फिर x पावर 4 वाले टर्म से ही ऊपर न्यूमरेटर की भी शुरुआत होगी, और नीचे भी x पावर 4 से शुरुआत होगी, वो दोनों कट जाएगा, ये x पावर 4 और x पावर 4 कट जाएगा, और कुछ तो आंसर बचेगा ही, है ना, फाइनाइट आंसर। तो जाहिर सी बात है कि हमें बस ये जो टर्म मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये, और उससे ये लास्ट वाला टर्म कैंसिल हो जाए, तो इसका मतलब ये माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा, और एक a भी साथ में वो भी मल्टीप्लाई हुआ होता, तो x² बाई 2a हो जाता, वो इस टर्म के इक्वल हो जाए x²/4, तो x² कैंसिल हो गया, a का वैल्यू कितना आ गया 2, तो a अगर 2 रख देते तो ये x²/4 लास्ट वाला कैंसिल हो जाता, अपना काम हो जाता। ऑप्शन ए करेक्ट है। 4 है, फंक्शन दिया हुआ है और बोला गया है कि नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0, क्या वैल्यू इसको असाइन करें 0 पे कि कंटिन्यूअस हो जाए x इक्वल टू 0 पे, तो हमें इसका लिमिटिंग वैल्यू एक्सटेंडिंग टू 0 वो निकाल लेना चाहिए। तो एक्सटेंडिंग टू 0 पे इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, आप 0/0 का फॉर्म देख सकते हो, जैसे ही 0 रखेंगे तो इस वजह से ln1 माइनस ln1 जो ऊपर आ रहा है वो उसको हटाने के लिए, जो 0 ऊपर और नीचे दोनों क्रिएट हो रहा है उसको हटाने के लिए फिर क्या रूल होता है कि आप ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन कर दो, तो ऊपर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ln1 प्लस a/x का होगा 1/1 प्लस ax, और फिर ax का करेंगे तो ऊपर एक a बच जाएगा। ऐसे ही माइनस ln1 माइनस bx का तो पहले लिखेंगे 1 माइनस bx डिनोमिनेटर में, फिर माइनस bx का करेंगे तो एक और माइनस आ जाएगा और b आ जाएगा, तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसमें हम लोग को लिमिट रखना है, तो ये लिमिट जैसे ही इस पे अप्लाई होगा तो लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ये एक्सटेंडिंग टू 0, तो ये बन जाएगा
a बाई वन प्लस ज़ीरो हो गया प्लस b बाई वन माइनस ज़ीरो हो गया। तो ओवरऑल अपने पास क्या बचा, सिर्फ a प्लस b। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 में अगर आप x की वैल्यू जीरो रखते हो तो ऊपर f1 और नीचे f1 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा और ऊपर इनफाइनाइट 1/0 मतलब इनफाइनाइट। तो 1 पावर इन्फिनिटी का जो फॉर्म होता है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग e के ऊपर एक लिमिट सॉल्व करते हैं, जहाँ पे दिए गए फंक्शन में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो f1 प्लस एक्स बाई f1 माइनस 1 करना पड़ेगा और इनटू जो पावर रहता है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/x मल्टीप्लीकेशन में आ गया। अब ये लिमिट सॉल्व करते हैं, x टेंडिंग टू जीरो, ब्रैकेट में तब तक अपने पास यहाँ पे है f1 प्लस एक्स माइनस f1 और यहाँ पे अपने पास x इंटू f1 एक साथ लिखा जा सकता है। अब अगर इसमें जीरो आप पुट करो तो ऊपर नीचे दोनों जीरो बन रहा है, 0/0 फॉर्मेट आ रहा है। तो सॉल्व करने का टेक्निक वही है, ऊपर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का सेपरेटली और डिनोमिनेटर का सेपरेटली। तो ये बन गया एफ डैश ऑफ वन प्लस एक्स। f1 तो एक वैल्यू है कांस्टेंट, तो उसका जीरो हो गया डिफरेंशिएशन। ऐसे ही नीचे x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और f1 इस बार बच जाएगा, इस वजह से 3 हो गया उसका वैल्यू। अब आप x टेंडिंग टू जीरो अप्लाई कर दो तो ऊपर बन जाएगा एफ डैश ऑफ 1/3। एफ डैश ऑफ 1 का वैल्यू है 6, तो e के ऊपर 6/3 मतलब e का स्क्वायर आ गया, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट। नंबर 36 में एक फंक्शन गिवन है जो कि डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1। तो a और b की वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है। तो डिफरेंशिएबल कोई चीज़ है अगर फंक्शन, तो वो पक्का कंटिन्यूअस भी होगा, है ना। कंटिन्यूअस है इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि डिफरेंशिएबल होगा, बट डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कंटिन्यूटी का ही रूल अप्लाई कर सकते हैं। x इक्वल टू वन पे, एट x इक्वल टू वन अगर मैं बात करूँ तो उस पे जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा a वन का स्क्वायर माइनस b। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया वन पे। और ऐसे ही राइट हैंड लिमिट की बात करें तो वन बाई सीधे सीधे वन हम यहाँ पे 1/mod x में यूज कर सकते हैं। मतलब ये कि a माइनस बी का वैल्यू 1 आना चाहिए, ठीक है। तो a माइनस बी का वैल्यू 1 तो डी ऑप्शन में भी नहीं आ रहा। अगर सी ऑप्शन आप देखो तो उसमें आ जा रहा है, लेकिन बी ऑप्शन में भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी नहीं आएगा। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए। ऑप्शन ए में अगर आप देखोगे तो -½ माइनस माइनस प्लस 3/2 हो जाएगा, यानी 3 माइनस 1/2 यानी 2/2 1 आ रहा है। तो a माइनस बी करेंगे। ऑप्शन सी में अगर आप करते हो a माइनस बी तो वो 1 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, यानी 4/2। 4/2 तो 2 होता है, ये भी ऑप्शन चला गया। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है जो कि ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 37 है यहाँ पे कि लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन सच दैट एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई एंड एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स जी एक्स फॉर एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर। इफ जी एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट जी जीरो इज इक्वल टू सी देन एफ डैश ऑफ एक्स इज। तो यहाँ पे एक फंक्शनल रिलेशन गिवन है। ये तभी सेटिस्फाई होता है जब एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ के टाइप कोई नंबर ले लो आप, k इंटू एक्स हो जाए, तभी ये सेटिस्फाई करेगा। आप चेक कर सकते हो, एफ एक्स पे के एक्स है तो एफ वाई पे के वाई हो जाएगा और एफ एक्स प्लस वाई पे के इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो ये देख के ये लिखना आना चाहिए, पहली बात। तो अब दूसरी बात यहाँ पे कि एफ एक्स तो के एक्स हो गया, तब तक इधर आप देखो तो साइन एक्स है और इंटू जी एक्स है। इसका मतलब ये कि जो जी एक्स फंक्शन है वो आपके पास आ गया के एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, एक तरीके से के एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स की बात की गई है, ठीक है। एफ डैश ऑफ एक्स की बात की गई है तो एफ डैश ऑफ एक्स, तो अगर मैं निकालूं तो वो सीधे सीधे के आ जाएगा। और के की वैल्यू अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक्चुअल में के की वैल्यू जी एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा, यानी एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू इक्वल टू जी एक्स साइन एक्स बाई एक्स है, ठीक है। अभी जी जीरो इक्वल टू सी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है, अब जी जीरो का वैल्यू सी है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग लिमिट के तौर पे बात करें तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो लगाना पड़ेगा एफ डैश ऑफ एक्स, तब जाके यहाँ पे जी जीरो हम लोग रख पाएंगे, ताकि साइन एक्स बाई एक्स के ऊपर भी यहाँ पे लिमिट अप्लाई हो जाए, ठीक है। तभी उसका वैल्यू हम लोग डिफाइन कर पाएंगे दैट इट इज इक्वल टू 1, क्योंकि जी जीरो तो एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया जो कि गिवन ही है क्वेश्चन में कि सी के इक्वल है। तो ये वैल्यू अपना 1 हो गया, स्टैंडर्ड लिमिट है ये, और जी जीरो अपना सी हो गया।
और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आ गया, क्योंकि ऐसे तो एफ डैश ऑफ एक्स जीरो पे डिफाइंड भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 38 है यहाँ पे, इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ए ई पावर एक्स माइनस बी कॉस एक्स प्लस सी ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू 2, देन ए बी और सी की वैल्यूज से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन है हमारे सामने। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अगर आप देखो तो ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, इसको हम लोग कन्वर्ट करके अगर सही से लिख लें इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ए पावर ई एक्स, जैसे ई पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा। माइनस बी कॉस एक्स का ऐसे ही होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, फिर माइनस, ऐसे अल्टरनेट प्लस माइनस करके चलता चलेगा। प्लस सी टाइम्स ई पावर एक्स का अभी अभी हम लोगों ने लिखा है, तो ई पावर माइनस एक्स का हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल, फिर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, फिर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही ये भी प्लस माइनस के फॉर्म में चलता जाएगा। और ये पूरा चीज डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स है, लेकिन मैं जानबूझ के उसको एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स बाई एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ओवरऑल वैल्यू तो 2 आना है। लेकिन अगर आप अब ऑब्जर्व करो, साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू जब एक्स टेंडिंग टू जीरो होता है ये हो जाता है 1, तो ये तो एज इट इज 1 हो गया। अब बाकी के नंबर्स को इवेलुएट करते हैं। अगर जीरो अभी पुट कर दिया तो डिनोमिनेटर में एक जीरो बन जाएगा, जो कि 2 लाने के लिए हमारे लिए दिक्कत पैदा करेगा। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले ऊपर से कॉन्स्टेंट्स लिखते हैं, तो a इंटू 1 ए हो जाएगा, फिर b यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी, और ऐसे ही प्लस सी। ये तो हो गए सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स जो अपने पास वैल्यूज होंगे। अच्छा, x के साथ अगर आप कोफिशिएंट देखो तो a इंटू एक्स ए हो गया, ऐसे ही b के साथ तो कोई x का कोफिशिएंट है ही नहीं, और c के साथ है माइनस सी, ये x का कोफिशिएंट है। और ऐसे ही अपने पास एक्स स्क्वायर के साथ अगर लिखना शुरू करें तो a बाई 2 फैक्टोरियल होगा, फिर ऐसे माइनस माइनस प्लस b बाई 2 फैक्टोरियल होगा, और प्लस c बाई 2 फैक्टोरियल होगा। ये है अपने पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और ये सभी टर्म्स अपने पास डिवाइडेड है एक्स स्क्वायर, है ना, क्योंकि नीचे तो एक्स स्क्वायर है, ये ऐसे ही चलता जाएगा। ये प्लस में कॉन्स्टेंट्स, फिर एक्स के कोफिशिएंट, फिर एक्स स्क्वायर के, फिर एक्स क्यूब के, आगे चल के यहाँ पे समथिंग इंटू एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर भी आएगा, ये आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग लिमिट पुट करेंगे, अगर आप ध्यान दो तो ये हाइयर पावर्स जितने हैं एक्स क्यूब के बाद, वो सब तो जीरो होते जाएंगे, क्योंकि नीचे वाला एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब को कट करेगा तो एक्स बचेगा, ऐसे ही एक्स पावर 4 होगा आगे तो उसमें भी एक्स स्क्वायर कट के एक्स स्क्वायर बचेगा। तो ये जो एक्सपेंशन हम लोग लिख रहे थे उसमें आगे हाइयर पावर्स का कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जीरो होता चला जाएगा। अब बच गया कि लोअर पावर्स का क्या करें, तो यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व करो कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी जो ये 2 आ रहा था आंसर लिमिट का, वो 2 लाने वाला यही है, यही टर्म है जो मिला जुला के 2 आपको दे सकता है। क्योंकि जो पहले दो टर्म्स हैं उसमें तो थोड़ी समस्या है, क्योंकि अगर ये x से नीचे वाले एक्स स्क्वायर को मैंने कैंसिल कर दिया तो इसका मतलब a माइनस सी बाई नीचे x बच जाएगा, और अगर नीचे x बच गया तो अगर a माइनस सी कोई नॉन जीरो नंबर होगा तो नॉन जीरो नंबर डिवाइडेड बाय जीरो, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। हमें तो 2 चाहिए, यहाँ पे तो अनडिफाइंड टाइप की चीजें बनने लगेंगी, इसलिए सेम सिचुएशन यहाँ पे भी क्रिएट हो रहा है। और यही रीजन है कि यहाँ पे आपके पास जो भी कोफिशिएंट्स हैं ये x का, या फिर यहाँ बोल रहे हैं a माइनस बी प्लस सी, ये सब जीरो होने चाहिए, विच मीन्स कि a माइनस बी प्लस सी भी जीरो होगा। यहाँ पे लिखते हैं a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, एक इक्वेशन ये बन गया। दूसरा आप देखो a माइनस सी भी जीरो होना चाहिए, a माइनस सी ऑल्सो जीरो। और तीसरा जो वैल्यू देने वाला था वो था a बाई 2 फैक्टोरियल प्लस b बाई 2 फैक्टोरियल प्लस c बाई 2 फैक्टोरियल, सब मिला के 2 होना चाहिए। तो वही आपके पास यहाँ पे आ गया a बाई 2 फैक्टोरियल प्लस b बाई 2 फैक्टोरियल प्लस c बाई 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2, यानी a प्लस b प्लस c जो है वो 4 आना चाहिए। ये आपके पास तीसरा इक्वेशन बन गया। तो ये तो ऑप्शन से भी क्लियर हो गया कि a और c का वैल्यू सेम होना चाहिए। इक्वेशन नंबर 2 से ये बात क्लियर हो रहा है कि a और c का वैल्यू सेम होना चाहिए, और यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि a प्लस सी इज इक्वल टू बी होना चाहिए। इतना ही पर्याप्त है आंसर निकालने के लिए। अगर आप ऑप्शन में देख लो a प्लस सी मिला के
बी आ रहा है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए में ए और सी प्लस मिला करके बी इक्वल टू 2 आ जाएगा, जबकि बी में और सी में ऐसा नहीं हो रहा है और डी में तो तीनों ही इक्वल हो जा रहा है, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट है। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख गया। बाकी आप सॉल्व भी कर सकते हो क्योंकि तीसरा इक्वेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप ए और सी की जगह पे मिला के बी लिख दो, और ऑलरेडी एक बी है आपके पास, तो यहाँ से 2b इज इक्वल टू 4, तो बी का वैल्यू 2 आ गया और बी का वैल्यू 2 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे a प्लस सी इज इक्वल टू 2 आ गया, और ए और सी तो सेम है, तो 2a इज इक्वल टू 2 आ गया, मतलब a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू भी 1 हो गया।